नमस्कार। पालघर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी विशेष रणनीतियों के आधार पर चुनावी मैदान में डटी हुई है। वहीं यह चुनाव हर राजनीतिक पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी भी इस चुनाव को बड़ी शिद्दत से लड़ रही है। वहीं इस चुनाव में कुछ लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये वह लोग हैं जो विशेष रणनीति के आधार पर ही काम नहीं करते, बल्कि दिलो जान से चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और उसी के तहत बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता उमेश नाइक हमारे समक्ष मौजूद है। उमेश नाइक की इन चुनावों में क्या भूमिका है, किस प्रकार चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं उमेश नाइक जी से। नाइक जी नमस्कार। नमस्कार। नाइक जी, जैसा आप देख रहे हो कि पूरे पालघर में हर पार्टी के द्वारा बड़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता आकर के यहाँ पर रैलियां निकाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों तक, जन जन तक पहुंचने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी किस तरह की भूमिका निभा रही है, किस तरह का चुनाव प्रचार हो रहा है? बहुजन विकास आघाड़ी एक जमीनी पार्टी है। हम लोगों का लगाव लोगों से फेस टू फेस है। हमारा दायरा भले छोटा है, फिर भी जितना भी दायरा हमारा है वो खाली वसुदेव कुटुंब बोल के नहीं चलता है। हमारा एक वसुदेव कुटुंब है। हमारे हर आदमी के सुख दुख में हम लोग जाते हैं। वो किसी जात का होने दो, किसी धर्म का होने दो, किसी भाषा का होने दो, किसी प्रांत से आने दो, हम सबको एक मानते हैं और हमारे इधर सभी के लिए एक ही जैसा बर्ताव है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं, तो बहुजन विकास आघाड़ी के मुद्दे अब तक लोगों तक शायद नहीं पहुंच रहे हैं। ना, हमें कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। हमारा एक एमपी आने से हमारे इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, उसके लिए जो हमें फंड आवंटन होना चाहिए, केंद्र के बहुतांश जो योजना है उसमें हमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। वो हमारा पहला जो हमारे बलराम जी यादव चुन के आए थे, उस टाइम हम लोगों को सभी योजनाओं में भाग मिला था। जैसा कि हमें यहाँ से अनेकों वर्षों की मांग थी कि यहाँ से पालघर तक ट्रेन चलनी चाहिए लोकल, तो हमारे बलराम के टाइम रेलवे मंत्री खुद आके यहाँ से डहाणू तक लोकल चलाई और चर्चगेट से डहाणू तक लोकल चलने लगी। साथ ही साथ हमारा पाइपलाइन से गैस बड़े शहरों में मिलता है, हमारे इधर भी मिलना चाहिए, इस प्रकार की हमारी मांग थी। बलराम यादव जी के टेन्योर में हमारी वो भी मांग पूरी हो गई, टेंडर निकला और उस काम की शुरुआत भी हुई। तो दुर्भाग्यवश बात ऐसी है कि इसके बीच में 2 टर्म में जो एमपी यहाँ से चुने गए वो कभी यहाँ झांके नहीं। उस योजना का काम आज तक पूरा नहीं, आधा अधूरा ही रह गया। और क्योंकि जो केंद्र से जुड़ा हुआ है, केंद्र की योजना है, तो उससे कोऑर्डिनेशन करने वाला एजेंसी अगर काम नहीं करता है तो उसका लेखा जोखा लेके मंत्रियों के साथ मीटिंग लेके जो काम करना चाहिए था, तो यहाँ के एमपी ने कभी किया ही नहीं। वैसे ये हमें है ना, बहुत सारे हमारे लगातार हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नगर पालिका को पैसा मिला, उसमें डिपर मिले, कॉम्पैक्टर मिले, हमें परिवहन सेवा में हमें बसेस मिले, उसमें अनुदान मिला। और हमारे सीवरेज की भी योजना उस टाइम हमारे बलराम यादव होते हुए केंद्र से भी मंजूर हुए, केंद्र से पैसा भी आया। वो खाली पहले 2 टप्पे हो गए स्टेज, विरार का ईस्ट और वेस्ट, और अभी नाला सोपारा का हमारा नंबर आया। सरकार बदली हुआ, पिछले 10 साल में उसका काम ही नहीं आगे बढ़ा, आज तक उसका फंड नहीं मिला। चुने हुए एमपी ने भी कभी यहाँ झांका नहीं, और इसीलिए हमारे लोग भी त्रस्त। लोगों ने तय किया है इस टाइम बहुजन विकास आघाड़ी का हमारा राजेश रघुनाथ पाटिल जी को ही चुन के देंगे और हमारे सिट्टी निशानी पे ही उन लोग बटन दबाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि बलराम यादव जी के द्वारा जो कार्यकाल था उससे आप संतुष्ट हो, लेकिन जो मौजूदा सांसद है उनके कार्यकाल से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं? उन्होंने आके एक गिनने का कि ये काम हमने इस क्षेत्र के लिए किया, या हमने केंद्र से ये योजना लाके यहाँ लागू की, गिनवाए ना कोई। 10 साल कोई कम नहीं होते हैं। हमारे एमपी को खाली 5 ही साल मिले, तो 5 साल में हमारे नगर पालिका से लेके ग्रामीण क्षेत्रों से लेके सभी के लिए काम किया। लेकिन जो आपके उम्मीदवार हैं राजेश पाटिल, उनके खिलाफ जो विपक्षी हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा के क्षेत्र का ही विकास नहीं किया। खासतौर से पेलार प्रभाग में जो अव्यवस्था है,
जो जिस तरह ठेकेदारों ने लापरवाही पूर्ण काम किए हैं, आधे अधूरे काम छोड़े गए हैं। हालांकि इसके लिए सीधे तौर पर मनपा प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की अपनी एक भूमिका होती है। इस विषय पर उनकी चुप्पी है वो कई सवालों को जन्म देती है। जनप्रतिनिधियों की भूमिका है वो राजेश बड़ौत इन्हें बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। जो लोगों के संपर्क अच्छा है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क अच्छा है, हमारे लोगों के लिए काम करने की बेजोड़ कोशिश करते रहता है। उसके बावजूद भी एक बात है, जो बोलते हैं विरोधक, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 4-4.5 साल के कोरोना के पहले से अपनी मुहल्लत ये लोकल गवर्नमेंट की यानी नगर पालिका की समाप्त हुई है, अब तक वहां जनप्रतिनिधि नहीं है, सरकारी उसकी चुनाव नहीं ले रहा है। उस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट ने लाके बिठाया और एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए जो काम चलेगा उसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि कैसे ले सकेंगे? आज कौन उसका थोड़ी चलता है, आज प्रशासक का चलता है। लेकिन पिछले 4-5 सालों के दौरान 5 साल 4 साल 4.5 साल तो ऐसे निकल गए, एक टर्म पूरी निकल गई, किधर किया? नहीं, आप सही कह रहे हो कि पिछले 4-5 सालों के दौरान मनपा प्रशासन ने सैकड़ों करोड़ के विकासकारी कार्यों में पैसा व्यय किया, लेकिन जो अधिकतर कार्यों में ठेकेदारों की जिस तरह से लापरवाही सामने आई, कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं सामने आई। और हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं, बहुजन विकास अघाड़ी को इसलिए कहा जाता है कि वह 3 विधायकों वाली पार्टी है स्थानीय तौर पर। उनके स्थानीय नेता हैं, वह नारियल फोड़ने के लिए तो पहले पहुंच जाते हैं, किंतु जो ठेकेदारों की खामियाजियां का जो शिकार है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है, उनकी भूमिका सामने नहीं आती। नहीं, आज के तारीख में ये हुआ है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने या हम लोगों ने पुराने वक्त से हमारे लोगों की सुविधाओं के लिए जो बहुत सारे कामों की मांग रखी थी, उस मांग को भले एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, तो उसका करना, उसका नियंत्रण, उसका सुपरविजन, वो सब एक एडमिनिस्ट्रेटर एक आदमी के जरिए है। नहीं तो एक जमाने में जब नगर पालिका का चुनाव होता है तो 115 पार्षद आते हैं, 115 लोग अपने कोने कोने में अपने काम पे ध्यान देते हैं, और जब भी वो नगर सेवक करके चुने जाते हैं तो उनके बात को भी थोड़ा वजन रहता है, ठेकेदार भी उनका सुनता है, अधिकारी भी सुनता है। आज के तारीख में अधिकारी उतना नहीं सुन रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, और इसी का नतीजा यह है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अकेला क्या कर सकता है, उधर तक क्या पहुंचता है, या नगर पालिका का जो कारोबार है वो हमारे कर्मचारियों के ऊपर है। उन लोग अगर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसका काम है, जिसमें हर नगर पालिका का कोई भी ठेका या कोई आवंटन काम करना है, तो ये सब टेक्निकलिटी से लीगलिटी जो काम है वो हमारे नगर पालिका के अधिकारी करेंगे, इंजीनियर करेंगे, वो सुपरवाइज करेंगे। हम आज करने जाएंगे तो हाँ करेंगे, उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कमिश्नर को जवाब देते हैं और कमिश्नर वो इनको मिलके करते हैं। तो लोगों को अगर कोई पूछा नहीं जाएगा, उनकी बात को माना नहीं जाएगा, तो इस प्रकार के हो सकते हैं। तो विरोधकों ने क्या किया? मेरा ये सवाल है, ऐसा अगर काम हो रहा था या हुआ है तो विरोधकों ने क्यों उसमें ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया? लेकिन क्यों हमारे प्रशासक पे उन्होंने मोर्चा लेके गए? क्यों मीठी मीठी बात करते हैं उनसे? लेकिन क्योंकि वो समझते हैं, वो भले इधर विरोधक है और वहां सत्ता पक्ष वाले हैं सब, वो केंद्र और राज्य में, तो वो सत्ता में है तो उधर उनकी मिली जुली है, नहीं तो इन्होंने उसके ऊपर क्यों ना आवाज उठाया? लेकिन ठेकेदारों के द्वारा जो लापरवाहीपूर्ण कार्यों से जो दुर्घटना होती है, बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं ठेकेदारों को तो जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन मनपा प्रशासन जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है, उन्हें उस विषय पर जो जनप्रतिनिधि खासतौर से बहुजन विकास अघाड़ी की भूमिका सामने नहीं आती है। उन्हें सामने आकर के जो लापरवाह ठेकेदार और इंजीनियर जो काम करते हैं मनपा प्रशासन के अंतर्गत, उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, कानून चलाने के पास हाथ में रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर चल रहा है तो सभी कानून, सभी अधिकार एक आदमी के पास है, तो उससे ऐसे सभी बातों में कानूनी जो भी अधिकार है वो उसके पास है, उसके ऊपर काम करना उनके पास है, और उसके बाद जो बचता है वो राज्य और केंद्र के अंदर आता है। राज्य सरकारें क्या कर रही है? उनके संज्ञान में नहीं आती बातें, उनको नहीं करना चाहिए। विरोधक अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो वो किधर है? वो उनकी सरकार में तो है कि नहीं? सरकार में उनको कोई उनका पहचानता है कि नहीं? तो उन्होंने जवाब देना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी है वो एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्ट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उनसे रोज बात होती है, उनको उसमें करना चाहिए। वो करेंगे नहीं और बोलेंगे बहुजन विकास अघाड़ी, हम सत्ता में नहीं तो भी। पालघर जिले में खासतौर से वसई तालुका में बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, और ये उत्तर भारतीय लोग अधिकतर बहुजन विकास अघाड़ी के समर्थक हैं, और आपको तो कई लोग अपने अभिभावक की तरह मानते हैं।
बहुजन विकास आघाड़ी पुरस्कृत कई उत्तर भारतीय संस्थाएं भी हैं जो क्षेत्र में बखूबी काम कर रही हैं। उनका अपना काम करने का तरीका है, लेकिन 18 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब नाला सोपारा में पहुंच रहे हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार होगा, एक उत्तर भारतीय की भावना सामने आएगी, एक हिंदुत्व की भावना सामने आएगी। कहीं ना कहीं वह उत्तर भारतीय वोट बैंक जो आपका परंपरागत है, ऐसा ना हो कि महायुति के खेमे में चले जाए। क्या कहना चाहोगे? देखो, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ जी आके जाएंगे, अमित शाह जी भी आके गए, हमारे चीफ मिनिस्टर भी आके गए और आते जाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इस टेरिटरी में ये वसई विरार में जो काम करता है वो बहुजन विकास आघाड़ी करते हैं। हम लोग जो भी, मैंने आपको शुरू में बोला वैसा, हर जात धर्म प्रांत भाषा के लोगों को लेके हम लोग चलते हैं। उत्तर भारतीयों के योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी के भी लोगों ने हमें पूरी तरह आश्वासित किया है कि इस वक्त पुरानी गलतियां हमारे बचे कुचे लोगों से भी नहीं होगी और इस टाइम बहुजन विकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे और बहुजन विकास आघाड़ी के ही वोट देंगे। इस प्रकार का उनका कमिटमेंट है। पिछले कई सालों से उत्तर भारतीय भवन की उम्मीद कर रहे थे। खासतौर से उन्होंने यह उम्मीद आपसे जताई थी, भव्या प्रमुख हितेंद्र ठाकुर से जताई थी और एक उम्मीद की थी कि आपके द्वारा सहयोग किया जाएगा, समर्थन दिया जाएगा, एक उत्तर भारतीय भवन की स्थापना की जाएगी जिसमें उनका सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर चुनाव पर उन्हें से प्रलोभन दिया गया। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखो, हम लोग कभी भी मुंह पे बोलते हैं, आज तक कभी भी ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया, इस वक्त भी नहीं दिया गया। देखो, ये बात ऐसी होती है कि हमारे इधर जितने भी समाज है, हर समाज को अपना एक भवन चाहिए और भवन चाहिए तो हमारे पास जगह होनी चाहिए। जगह हमारी सब तो आप खुद देखते हैं, कहाँ 1 इंच भी जगह खुली नहीं है और खुली नहीं है तो नगर पालिका देवे तो कहां से दे? सरकार की जमीन हमारे पास रहे तो हम लोग उसका रिजोल्यूशन करके दे सकते हैं। तो उनको बोला, आपको अगर खुली जगह ऐसी कुछ लगती है जो अपने को मिलने से फायदा होगा तो हम लोग उसका रिजोल्यूशन करके देवे। मतलब अभी हमें देते समय यह देखना है, जितने भी समाज है उनको देखना है। प्राइवेट जमीन अगर किधर देखते हैं तो उनको बोला है कि हम भी आपको उसमें जमीन देखने में, जमीन दिलवाने में साथ सहकार दे सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जमीन नहीं है तो उत्तर भारतीय भवन बनने की जो भविष्य की संभावना है उसको खत्म कर दिया जाए। ऐसी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जमीन नहीं है बोला तो हमने ये बोला कि नगर पालिका की कोई जमीन नहीं, प्राइवेट जमीन है ना। आज तक ये मुंबई से लेके सब प्राइवेट जमीन पे है। तो जिधर नगर पालिका या गवर्नमेंट की जमीन नहीं रहेगी वहां प्राइवेट जमीन पे किया जा सकता है। और उसलिए हम लोग सब कोशिश में उनको भी बोला है कि आपके नजर में कोई जमीन आता है तो बताओ, हम लोग इसके लिए बतौर कोशिश करेंगे। जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, हर पार्टी इस समय जीत का दावा कर रही है। आप जीत के प्रति कितना सुनिश्चित हो? हम लोग 150% है। 150%? इतना कॉन्फिडेंस? 100%। ये ओवर ना हो जाए कहीं? ओवर तो होवे न होवे, पर हमारा ये मानना है नहीं ओवर हुए। आज की तारीख में हमारे सामने लड़ने वाले पहले सिंगल पार्टी आती थी, इस बार 2 है। अच्छा, इन्हीं गवर्नमेंट ने 2 पार्टियों की 4 पार्टी की है, उसमें से 2 एक ने लिया, 2 एक बाजू है। यहाँ पे तो डिवाइडेशन आपस में ही हुआ है। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी भी हैं और अमित शाह भी है। ऐसा ना हो कि ईडी और सीबीआई का चक्का फेंक दिया जाए। ईडी और सीबीआई हम गरीब लोगों के ऊपर कौन फेंकेगा? जितना ऊपर फेंका था उन्होंने फेंका और उनको साथ में भी लिया। ये हम लोग सब आप भी देखते हैं, तो हमें क्या, हम लोगों को लेने को कुछ फायदा नहीं उन लोगों को। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने देखा ये किस तरह से बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब उमेश नाइक जी ने दिया। तो जीत के प्रति 150% इन्होंने भरोसा दिलाया। साथ में इन्होंने उत्तर भारतीयों के प्रति भी काफी सकारात्मक बातें कही हैं। रही बात है जिस तरह से जो परिस्थितियां सामने हैं, जो सवाल सामने हैं, उन सवालों का जवाब तो आने वाले 4 जून को ही मिल पाएगा। तब तक राजनीति से संबंधित सभी प्रकार की खबरें देखने के लिए क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।